Without wasting time, let's start the lecture. Okay, as you guys can see that medical billing and coding denials. So medical billing and coding denials can occur due to various reasons, including incorrect coding, incomplete documentation, lack of medical necessity, and more. Here are 10 common denial reasons along with their solutions and examples. Okay, so we will just cover these top 10 denials with the solution and with the examples as well. Okay, so let's start. What is the first one? So the first one is going to be incorrect coding. Like if you are just going to code different kind of procedures, diagnosis codes, then the claim would be denied due to these incorrect coding. Okay, so if these are incorrect one, so देखा जाता है कि हाँ भी अगर कोई कोड आप किसी कोडर ने किया है और वो ये है कि अगर इनकरेक्ट है, सो उसकी वजह से जब वो क्लेम बनाया जाएगा, जब इंश्योरेंस को सेंड किया जाता है, तो इंश्योरेंस उस क्लेम को डिनाई कर देती है। किस बेस के ऊपर कि हाँ भी ये जो रीजन कोड दिया गया है, ये जो कोड्स दिए गए हैं, okay, so the procedure code or the diagnosis code, so they can just deny the claim. Okay, so denial reason क्या है? The procedure or diagnosis code bill does not match the medical records, means जो medical records हैं या जो medical services provide की गई हैं, ठीक है, उसके according जो coding की गई है वो incorrect है और is not appropriate for the services rendered. वही सेम मीन्स ये कि अगर जो सर्विसेज दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग वो जो कोड्स किए गए हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है या भी है कि वो इनकरेक्ट है। ओके, सो इसका सोल्यूशन क्या होता है? सो रिव्यू द मेडिकल रिकॉर्ड्स। इसके लिए मेडिकल रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं कि हाँ भी मेडिकल रिकॉर्ड्स के अंदर मीन्स क्या क्या चीज़ें हैं। सो बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू द कोडिंग टाइप ऑफ पर्सनल। ठीक है, अगर कोई मेडिकल बिलर है और उसके अलावा जो मेडिकल कोडर होते हैं उनको ये चीज़ रिव्यू करनी पड़ती है कि हाँ भी आया कि जो हमने कोडिंग की है वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि नहीं है। ओके, सो इंश्योर एक्यूरेट कोडिंग एंड रीसबमिट द क्लेम विद करेक्ट कोड्स। ठीक है, इसका सिंपल सोल्यूशन यही होता है कि हाँ भी आप लोगों ने उस कोडिंग को वेरीफाई करना होता है, उसके अंदर जो एरर्स हैं उनको रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने के बाद आपने सिंपली जो क्लेम है वो अपना रीसबमिट कर देना होता है। एग्जाम्पल, यूजिंग द इनकरेक्ट आईसीडी कोड फॉर अ स्पेसिफिक डायग्नोसिस leading to a claim denial. Solution involves verifying the accurate diagnosis from the medical records and resubmitting with a correct code. ठीक है, सिंपली यही है कि हाँ भी अगर कोई आप लोगों के पास आप लोगों ने क्लेम सबमिट किया है, उसके अंदर ये है कि जो आप लोगों का प्रोसीजर कोड था या डायग्नोसिस कोड थे वो दोनों मैच नहीं कर रहे। ठीक है, सो उसकी वजह से ये है कि इंश्योरेंस ने वो क्लेम जो है वो डिनाई कर दी है, और जब वो डिनाई करते हैं तो उसके साथ वो रीज़न कोड भी देते हैं, दैट इज CO16। ओके, सो ये रीज़न कोड बेसिकली दिया जाता है जिसकी वजह से जो आपका क्लेम होता है वो डिनाई होता है। ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए सिंपली आप लोगों ने मेडिकल रिकॉर्ड्स, जो मेडिकल कोडर होते हैं वो मेडिकल रिकॉर्ड्स देखते हैं। देखने के बाद यह कि आया कि उनको पता लग जाता है कि हाँ भी ये रीज़न थी जिसकी वजह से हमने अगर कोड इनकरेक्ट कोड कर दिया गया है तो उसको रेक्टिफाई करके उसको मीन्स है कि करेक्ट करके आप लोगों को सेंड कर सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट वन। लेट्स सी द व्हाट इज द सेकंड वन। इट्स मिसिंग इन्फॉर्मेशन। इसके लिए भी सेम रीजन कोड ही वो दिए देते हैं इंश्योरेंस जो मीन्स डिनाई कर दी है। ठीक है, आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स के ऊपर या ERA के ऊपर जो चीज़ ये प्रोवाइड की जाती है उसके अंदर CO16 से वो जो रीजन कोड होता है मीन्स वो जो डिनाइल होता है वो आपको इसे मीन्स डेपिक्ट किया जाता है। ओके, सो डिनाइलिज्म क्या है? की इन्फॉर्मेशन सच एज पेशेंट्स डेमोग्राफिक और प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन इज मिसिंग और इनकम्प्लीट। सो इसकी एक स्टेटमेंट ये हो सकती है कि हाँ भी जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है मीन उसके अंदर उसका एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, उसका क्या कहते हैं पेशेंट्स का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम, इसके अंदर कोई अगर वेरिएशन है, ठीक है, अगर इनकरेक्टली प्रोवाइड किया गया इंश्योरेंस की जो इंश्योरेंस पेशेंट की जो इंश्योरेंस की इंफॉर्मेशन है, पॉलिसी नंबर है, इफ दैट इज करेक्ट देन दे कैन जस्ट डिनाई दैट काइंड ऑफ अ क्लेम ड्यू टू दिस रीजन विद CO16 डिनाइल कोड। ओके, और इसके अलावा अगर प्रोवाइडर की भी इंफॉर्मेशन लाइक उसका टैक्स ID, उसका NPI वहाँ पे प्रोवाइड गलत किया गया है, ठीक है, दैट इफ दैट इज इनकरेक्ट देन द इंश्योरेंस कैन डिनाई दैट कोड एज वेल। ओके, और इसके अंदर कोई चीज़ अगर मिसिंग है, ठीक है, सो इस वजह से भी ये CO16 से आप लोगों का क्लेम जो है वो डिनाई हो सकता है। सो सोल्यूशन क्या है? डबल चेक ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स आर कंप्लीट बिफोर सबमिशन। हमेशा जाहिर सी बात है वी नॉर्मली रिव्यू दीज काइंड ऑफ थिंग्स, वी यूजुअली सी चेक ऑल द डिटेल्स विच बिफोर सबमिटिंग द क्लेम्स। ओके, बट हो सकता है कि हाँ भी कुछ इशू हो सकता है, कुछ एरर चला जाता है, कुछ इस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है जो गलत चली जाती है वाइल सबमिटिंग द क्लेम्स, सो जिसकी वजह से हमें डिनाइल्स आ सकते हैं। एंड इंश्योर एक्यूरेट पेशेंट एंड प्रोवाइडर डिटेल्स। पेशेंट की सारी डिटेल्स और प्रोवाइडर की सारी डिटेल्स वो वेरीफाई करनी पड़ती है कि हाँ भी आया कि ये ठीक है या गलत है, इसके अंदर क्या इशू हो सकता है। ओके, सो एग्जाम्पल, मिसिंग द पेशेंट्स डेट ऑफ बर्थ ऑन द क्लेम फॉर्म रिजल्टिंग इन द डिनाइल। सपोज आपने क्लेम सबमिट किया, उसके अंदर पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ गलत थी या मिसिंग थी। ठीक है, नॉर्मली गलत होती है, मिसिंग तो जाहिर सी बात है हो नहीं सकती। ठीक है, दैट इज अ रेयर चांस, बट नॉर्मली इफ दैट इज इनकरेक्ट। ओके, सो अगर वो इनकरेक्ट होती है उसकी वजह से यह है कि जो हमारे पास जो हमारे क्लियरिंग हाउस भी होता है वो भी हमारे क्लेम्स को वापस भेज देते हैं, और उसके अलावा क्या कहते हैं अगर इंश्योरेंस के पास क्लेम चला गया है then that insurance is going to deny that claim. So we need to fix that error, we need to rectify that error, and then we need to resubmit the
claim. Solution involves updating the claim with the complete patient information and resubmitting. Okay. So next is expired authorization. This is CO15. अगर कोई समटाइम्स यूजली पेशेंट्स के प्लान के अंदर कोई बेनिफिट्स ऐसे होते हैं कि हाँ भी वो सर्विसेज जो पेशेंट होता है वो किसी डॉक्टर से मीन्स ये है कि नहीं ले सकता, और अगर उसको बाय चांस किसी मेडिकल नेसेसिटी की वजह से किसी भी रीज़न की वजह से उसको लेनी पड़ती हैं वो सर्विसेज, तो ये है कि जो मेडिकल प्रोवाइडर होता है उसको ऑथोराइजेशन लेनी पड़ती है उस इंश्योरेंस प्लान से कि हाँ भी वी आर जस्ट गोइंग टू परफॉर्म दिस सर्जरी और परफॉर्म दिस प्रोसीजर, सो वी नीड एन ऑथोराइजेशन। या ये होता है कि नॉर्मली वेटरन्स अफेयर्स लाइक वीए के सिनेरियोज के अंदर ये जो अथोराइजेशन होती है ये टाइम टू टाइम मींस के वेरी करती है, और डायग्नोसिस टू डायग्नोसिस भी वेरी करती है कि हाँ भी इस पेशेंट के लिए इस लिमिट इस मींस के टाइम फ्रेम के अंदर ये वेरी अथोराइजेशन नंबर है और नेक्स्ट टाइम के लिए नेक्स्ट हो सकता है। सो अगर वो एक्सपायर हो गया है या वो मिसिंग है, सो जब आप क्लेम सेंड करते हो, ठीक है, और अगर इंश्योरेंस के पास वो क्लेम चला गया है और वहाँ पर अथोराइजेशन कोड एक्सपायर्ड हो चुका है, या ये है कि वो एक्सपायर्ड मींस ये है कि जो अथोराइजेशन कोड था वो इनकरेक्ट है, then insurance is going to deny that claim. Okay, so services rendered require prior authorization but the authorization has expired or was not obtained, means या तो ली नहीं गई या आप you can say that वहाँ पर missing है authorization number, या कि जो expire हो चुका है। ठीक है, सो ये दो चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से जो आपका क्लेम है वो CO15 की वजह से डिनाई हो सकता है। सोल्यूशन क्या है? वेरीफाई अथोराइजेशन रिक्वायरमेंट बिफोर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। यस, मेडिकल प्रोवाइडर जो होते हैं उनको चाहिए कि हाँ भी बिफोर प्रोवाइडिंग सर्विसेज दे नीड टू गेट द अथोराइजेशन, obtain necessary authorizations and resubmit the claim with valid authorization details। उसके बाद यह है कि आप लोग इंश्योरेंस को कॉल करें, उनसे ऑथोराइजेशन नंबर लें, ऑथोराइजेशन नंबर ऐड करें क्लेम के, और उसके ऊपर क्लेम को नॉर्मली रिसबमिट कर दें। ओके। Example, performing a medical procedure without obtaining prior authorization from the insurance leading to denial. Solution involves obtaining retroactive authorization if possible or appealing with supporting documents. Normally ये है कि हमें authorization code लेना पड़ता है, ठीक है। अगर authorization code हमें available नहीं है then we can just submit the appeal कि हाँ with the medical records के साथ appeal submit की जाती है। हो सकता है कि हाँ भी वो insurance इसको consider करे medical necessity को देखते हुए, और वो आप लोगों को ये है कि claim आपका reimburse कर दें। ओके, नेक्स्ट इज डुप्लीकेट बिलिंग। ये काफ़ी सारे डिनाइल्स आते हैं जिसकी वजह से ये है कि हमारे जो क्लेम्स होते हैं वो डिनाई हो जाते हैं। सो डिनाइलिजन क्या है? द सेम सर्विस और प्रोसीजर इज बिल्ड मोर देन वंस फॉर सेम पेशेंट एंड डेट ऑफ सर्विस। मींस सेम सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, सेम डायग्नोसिस था, सेम पेशेंट था, सेम डेट ऑफ सर्विस के ऊपर वो अगर क्लेम्स रीसबमिट हो जाते हैं इंश्योरेंस को, तो उसकी वजह से इंश्योरेंस जो है हमारे क्लेम्स को डिनाई कर देती है। आइडेंटिफाई एंड एलिमिनेट डुप्लीकेट क्लेम्स बिफोर सबमिशन एंड इंश्योर ओनली वन क्लेम इज सबमिटेड फॉर द सर्विसेज ईच रेंडर्ड। ठीक है, मीन्स जो भी क्लेम सेंड किया गया है उसके अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइडेड थी वो एक बार ही मीन्स ये क्लेम बिल हो, ये है कि डुप्लीकेट बिलिंग ना हो। एग्जाम्पल, बिलिंग फॉर अ कंसल्टेशन सर्विस ट्वाइस ऑन द सेम डेट फॉर द सेम पेशेंट। सोल्यूशन इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द डुप्लीकेट क्लेम्स एंड रिमूविंग इट बिफोर सबमिशन। ओके, मीन्स ये कि कोई ऐसी डेट ऑफ सर्विस के ऊपर अगर 2 बार पेशेंट को चेक किया गया है, ठीक है, कंसल्टेशन की गई है, तो उसके ऊपर ये है कि आप लोग 2 बार ये क्लेम सेंड नहीं कर सकते। ठीक है, सो इस वजह से ये है कि अगर कोई डुप्लीकेट क्लेम जाता है तो उसके ऊपर ये है कि वो आप वॉइड करवा सकते हो। ओके। Next is non-covered services CO15. Okay, the services provided is not covered under the patient's insurance policy or plan. Okay, जो पेशेंट ने प्लान परचेज किया है, जो पॉलिसी उसके पॉलिसी होल्डर है, उसके बेनिफिट्स के अंदर ये चीज़ मींस ऐसी सर्विस जो उसने ली है किसी भी प्रोवाइडर से, सो वो उस बेनिफिट्स के अंदर आती नहीं थी, जिसकी वजह से जो इंश्योरेंस ने वो जो क्लेम था वो डिनाई कर दिया है। इसके लिए CO50 डिनाइल कोड यूज़ किया जाता है। सोल्यूशन क्या है? वेरीफाई कवरेज एंड मेडिकल नेसेसिटी बिफोर providing services, inform the patient of non-covered services and explore alternative payment options. मेन चीज़ ये है कि हाँ भी बिफोर सबमिटिंग द क्लेम्स यू नीड टू वेरीफाई द बेनिफिट्स ऑफ द मेंबर, लाइक इफ वी आर गोइंग टू सबमिट द क्लेम द मेंबर हैज़ दीज काइंड ऑफ बेनिफिट्स आर नॉट। नॉर्मली मेडिकल में अगर जो मेडिकेयर का पेशेंट होता है, लाइक उसकी अगर मेडिकेयर की क्या कहते हैं वो पॉलिसी है और उसका मेडिकेयर का पार्ट बी इनएक्टिव है, देन यू कैन नॉट सबमिट द क्लेम टू मेडिकेयर बिकॉज मेडिकेयर इज नॉट गोइंग टू पे फॉर दैट काइंड ऑफ सर्विस इफ द मेंबर इज इनएक्टिव विद मेडिकेयर पार्ट बी फॉर द मेडिकल सर्विसेज। ओके, सो पहले हमेशा नॉर्मली हर इंश्योरेंस के लिए देखना पड़ता है कि हाँ भी पेशेंट्स के इस किस्म के बेनिफिट्स हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो जाहिर सी बात है वो डिनाई हो जाएगा। उसके बाद ये है कि आपने पेशेंट से डिस्कस करना है कि हाँ भी हाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डील विद दिस काइंड ऑफ अ क्लेम, सो यू will be responsible for this claim. Okay, billing for a cosmetic procedure. Example, not covered by the patient's insurance. Solution involves informing the patient upfront above the non-covered services and discussing payment options. Yes, फिर उसके बाद ये है कि पेशेंट्स के साथ वो डिस्कस किया जाता है कि हाँ भी these kind of services were not included in your benefits, so how we are just going to
go away. Okay, so you guys just need to discuss the payment plans, like the patient is responsible, then how the patient is going to pay all the dues. Okay, so next is timely filing limit exceeded. So this is a common denial. Okay, so this is very crucial one as well. So CO29, the insurance deny this code, deny the claim with this code CO29. Denial reason क्या है? The claim was not submitted within the insurer's specified time frame. ओके, हर इंश्योरेंस का जो टाइम फ्रेम होता है क्लेम्स मीन्स ये कि रिसीव करने का, वो डिफरेंट होता है। किसी का 90 डेज, किसी का 120 डेज, किसी का 180 डेज। ओके, सो इस किसी का 1 ईयर भी होता है कि हाँ भी डेट ऑफ सर्विस से आप लोगों ने ये क्लेम इस डेट तक हमें मीन्स ये है कि रिसीव हो जाना चाहिए। अगर वो क्लेम किसी भी रीज़न की वजह से वो क्लेम सबमिट नहीं किया जाता, देन इंश्योरेंस इज गोइंग टू रिजेक्ट और डिनाई दैट क्लेम विद CO29 ड्यू टू टाइमली फाइलिंग लिमिट एक्सीडेड। सो इसका सोल्यूशन क्या है? मॉनिटर एंड एडहियर टू टाइमली फाइलिंग लिमिट्स। मीन्स ये है कि जाहिर सी बात है, कोशिश करनी है कि हाँ भी जो भी टाइमली फाइलिंग लिमिट्स हैं जिस जिस इंश्योरेंस की हैं, विद इन दैट टाइम फ्रेम यू नीड टू सबमिट द क्लेम। सबमिट क्लेम्स प्रॉम्प्टली एंड रिक्वेस्ट एक्सटेंशन इफ नेसेसरी। और फिर ये है कि अगर मीन्स ये डिले हो गया है तो उसके बाद ये है कि आप लोग उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, या समटाइम्स ऐसा होता है कि हाँ भी इंश्योरेंस का जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है इंश्योरेंस प्लान्स के बारे में, प्राइमरी या सेकेंडरी इंश्योरेंस के बारे में, वो हमारे पास इनकरेक्ट होती है। सो पहले ये है कि किसी और इंश्योरेंस को हम सेंड कर चुके होते हैं क्लेम, वहाँ पर काफ़ी अर्सा वहाँ पे ये है कि मीन्स फॉलो अप होता रहता है, बट ड्यू टू दीज काइंड ऑफ रीजंस डिले हो जाता है और एंड में पता लगता है कि हाँ भी वो क्लेम उस डेट ऑफ सर्विस के ऊपर वो इंश्योरेंस जो है वो उसकी एक्टिव ही नहीं थी। So we need to get the information of the correct insurance information and then resubmit the claim to the correct one. So इसकी वजह से ये है कि काफ़ी डिले जब हो जाता है तो इंश्योरेंस वो क्लेम डिनाई कर देती है। Example, failing to submit a claim within the insurer's 90-day filing limit, resulting in denial. Solution involves requesting an extension if the valid reasons exist or appealing with documented evidence of timely submission. ठीक है, टाइमली सबमिशन के बारे में फिर ये है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन अपील कर सकते हैं या ये उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हाँ भी हमारे ये क्लेम प्रोसेस कर दें। हम इन रीजंस की वजह से उनको फिर वैलिड रीजंस भी देनी पड़ती हैं कि हमें इन रीजंस की वजह से हम लेट हो गए। ओके, नेक्स्ट इज मेडिकल नेसेसिटी नॉट एस्टेब्लिश्ड, CO50। मीन्स ये कि मेडिकल नेसेसिटी नॉट एस्टेब्लिश थी जिसकी वजह से क्लेम इंश्योरेंस ने डिनाई कर दिया है। डिनाइल रीजन, द सर्विस प्रोवाइडेड डू नॉट मीट द इंश्योर्स क्राइटेरिया फॉर मेडिकल नेसेसिटी। मीन्स ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं जो कि ये शो नहीं करती कि हमें मेडिकल नेसेसिटी रिक्वायर थी। ठीक है, उस टाइम पे मेडिकल नेसेसिटी थी बट फिर भी प्रोवाइडर ने ये सर्विस प्रोवाइड की, सो वी आर नॉट गोइंग टू कवर दिस काइंड ऑफ सर्विसेज। सोल्यूशन, इंश्योर thorough documentation supporting the medical necessity of services rendered including diagnosis, ट्रीटमेंट प्लान एंड पेशेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, उसके बाद ये है कि अगर इंश्योरेंस इस क्लेम को डिनाई करती है विद दिस काइंड ऑफ रीजन कि हमें मेडिकल नेसेसिटी की नहीं ज़रूरत थी और फिर भी प्रोवाइडर ने ये सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, देन यू गाइस नीड टू सबमिट एन अपील विद द प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन विद द प्रॉपर मेडिकल रिकॉर्ड्स। वेवर ऑफ लाइबिलिटी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, जो ये शो करती है कि हमें मेडिकल नेसेसिटी थी जिसकी वजह से प्रोवाइडर्स ने ये सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। ओके, देन यू नीड टू सबमिट एन अपील प्रॉपर वे में। उसके बाद ये है कि देयर आर 90% chances that insurance will cover that kind of a service. Example, billing for an elective procedure with sufficient documentation of medical necessity. Solution involves obtaining the and documenting supporting evidences of medical necessity before resubmitting the claim. ठीक है, क्लेम को रीसबमिट करने से पहले आप लोगों को यह है कि जो मेडिकल नेसेसिटी के डॉक्यूमेंटेशंस हैं, मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, यू नीड टू सबमिट ऑल दोज काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू इंश्योरेंस। ओके, सो इन दिस वे योर क्लेम विल बी, I hope, that will be accepted and approved for the reimbursement. Next is out of network services. Okay, so denial reason के the provider is not contracted or enrolled within the patient's insurance plan, resulting in out of network billing. So मोस्टली इस तरीके के डिनाइल्स आते हैं जब पेशेंट किसी अपने इन नेटवर्क प्रोवाइडर से मीन्स है कि कोई सर्विस रेंडर नहीं करता, मीन्स है कि नहीं लेता। जब वो आउट ऑफ नेटवर्क जाके कोई भी सर्विसेज मीन्स है कि लेता है तो उसकी बिना के ऊपर इंश्योरेंस जो है ये क्लेम डिनाई कर देती है कि दैट योर पेशेंट हैज़ नॉट has been not diagnosed from the in-network provider but the out-of-network provider, therefore we are just not going to cover these kind of charges or bills. Okay, so इसमें करना क्या होता है, verify provider network status before rendering services। मीन्स ये कि प्रोवाइडर का जो नेटवर्क होता है वो देखना पड़ता है कि हाँ भी क्या ये इन नेटवर्क है या आउट ऑफ नेटवर्क है। इन्फॉर्म द पेशेंट ऑफ पोटेंशियल आउट ऑफ नेटवर्क चार्जेस, उसको बताना पड़ता है कि हाँ भी इफ़ यू आर जस्ट गोइंग to render these get these kind of a services from this provider but the provider is out of network, then you have to, then there are quite reasonable chances that you will be charged for the services. ओके, उसको बताना चाहिए कि हाँ भी अगर ये है कि हम क्लेम भेजेंगे नॉर्मली, अगर क्लेम डिनाई होता है तो उसके बाद ये है कि अगर क्लेम डिनाई होता है देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चार्जेस। ओके,
एंड एक्सप्लोर ऑप्शंस फॉर इन नेटवर्क प्रोवाइडर्स, और उसके बारे में देखा जाता है कि हाँ भी अगर इन नेटवर्क प्रोवाइडर है तो ये है कि वो बेसिकली कोशिश यही की जानी चाहिए कि हाँ भी जो पेशेंट है वो उनसे ही जाकर अपनी जो सर्विसेज है वो ले। अदरवाइज ये है कि आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर्स के रेट्स भी ज़्यादा होते हैं, जाहिर सी बात है वो कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होते, दे आर जस्ट अप्लाइंग और दे आर जस्ट गोइंग टू बिल द सर्विसेज वट एवर दे वांट। ओके, सो उनके अपने ही रेट्स होते हैं, बट इन नेटवर्क प्रोवाइडर्स के ये है कि रेट्स कम होते हैं क्योंकि उनके इंश्योरेंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, एंड दे आर जस्ट गोइंग टू provide all that kind of a services on those kind of agreements or contracted rates. Example, providing services as out of network provider without informing the patient leading to claim denial. Yes, जब कोई provider out of network हो और वो patient की मीन्स ये है कि सर्विसेज प्रोवाइड करे पेशेंट को, और ये है कि जब वो क्लेम सेंड करेगा तो फिर ये है कि जाहिर सी बात है इंश्योरेंस को क्लेम को डिनाई कर देना है। Solution involves informing the patient upfront about potential out of network charges and obtaining consent before providing services. तो इससे पहले प्रोवाइडर को ये करना चाहिए कि हाँ भी वो पेशेंट को बताए कि हाँ भी आई एम योर आउट ऑफ नेटवर्क प्रोवाइडर, आई एम नॉट इन नेटवर्क, सो इफ द क्लेम इज डिनाइड देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दोज काइंड ऑफ चार्जेस। ओके, ये उसकी कंसेंट लेनी चाहिए। डिनाइल कोड वाज डिस्कस्ड फ्रॉम एन इंडियन व्यूअर, सो उन्होंने मुझे कहा था कि हमें मुझे इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दें कि हम ये क्या होता है, इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं और किसकी वजह से ये है कि डिनाइल आता है। सो आई हैव डिस्कस्ड लिटिल बिट इन डिटेल विद दिस काइंड ऑफ अ डिनाइल, सो लेट्स सी। अच्छा, इस डिनाइल के अंदर कुछ चीज़ें पहले हमें जाननी चाहिए कि हम भी क्या क्या चीज़ें होती हैं, फिर ये डिनाइल हमें समझ आएगा। ओके, सो डिनाइल कोड है C0132। इसके अंदर आती है प्री अरेंज डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, मींस प्री अरेंज डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट को देखते हैं कि हम ये कहते हैं। दिस रेफर्स टू अ स्पेशल प्रोग्राम और प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व्स टेस्टिंग न्यू हेल्थ केयर डिलीवरी और पेमेंट मॉडल्स। इसके अंदर कोई न्यू हेल्थ केयर डिलीवरी है या पेमेंट मॉडल्स, मींस ये है कि चेक किए जा रहे हैं कि हम भी कौन कौन से न्यू हेल्थ केयर की है कि डिलीवरी, मींस कोई कोई ऐसी सर्विसेज जो ये है कि न्यू हेल्थ केयर के अंदर प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कोई पेमेंट मॉडल्स हैं उनको मॉडिफाई किया जा रहा है, ऑफन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। और इसके अंदर ये जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं लाइक मेडिकेयर और मेडिकेड, ये बेसिकली जो प्रोग्राम्स होते हैं ये स्टार्ट करते हैं, और प्राइवेट इंश्योरेंस भी स्टार्ट कर सकती हैं। These projects are designed to evaluate the effectiveness and efficiency of innovative approaches to healthcare delivery, reimbursements और patient care management। इसके अंदर बेसिकली देखा जाता है कि हम भी reimbursements के कौन कौन से मॉडल्स हम कर सकते हैं, और कोई हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो उसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और पेशेंट की केयर मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सो ये होता है प्री अरेंज्ड डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर एडजस्टमेंट क्या चीज़ होती है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिनाइल कोड्स, मींस डिनाइल कोड्स को देखते हुए, एन एडजस्टमेंट मींस दैट द क्लेम्स रीइंबर्समेंट और पेमेंट हैज़ बीन मॉडिफाइड और चेंज्ड फॉर अ स्पेसिफिक रीजन। मींस ये है कि उसके अंदर जो हमने पेमेंट करनी थी, पेमेंट के अंदर कुछ एडजस्टमेंट की है, कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ मॉडिफिकेशंस की हैं। ओके, सो इन द केस ऑफ CO132 द एडजस्टमेंट इज रिलेटेड टू द पार्टिसिपेशन इन द प्री अरेंज डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब CO32 के लिए बेसिकली हम ये देखते हैं कि हाँ भी जब कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर या जब हमारे पास इस तरीके का डिनाइल आता है, सो ये रीज़न उसके कंटेक्स्ट में आती है कि हाँ भी उस क्या कहते हैं हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडर ने वो जो ये प्री अरेंज्ड डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट है इसके अंदर ये है कि उन्होंने पार्टिसिपेशन की है। ठीक है, कोई लाइक है कि किसी मॉडल के अंदर कोई हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की है, या ये है कि उसके अंदर कोई जो पेमेंट मॉडल है उसके अंदर कोई वेरिफिकेशन मींस ये कि मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की है। सो ड्यू टू दैट काइंड ऑफ अ रीज़न the provider is going to have this kind of a denial। Okay, what are the implications for that kind of a participation in the pre-arranged demonstration project? When a claim is denied with code CO132, it means that the claim has undergone an adjustment as a part of the terms and conditions of the demonstration project। Means उसके अंदर जो demonstration project के अंदर जो rules and regulations थे, जो policies थी, so उसके behalf के ऊपर ये claim deny किया गया है और इसके अंदर कुछ adjustments और कुछ modifications होगी। This adjustment could result in a reduction or modification of the payment amount। अब इसके अंदर या तो रिडक्शन कर दी जाती है कि हम जितनी बिल्ड अमाउंट होगी उसके अंदर या तो ये है कि उसकी जो अमाउंट है वो कम कर दी जाएगी, या उसके अंदर ये है कि एडजस्टमेंट की जाती है। और इट कुड इन्वॉल्व अदर चेंजेस टू द क्लेम प्रोसेसिंग सच एज डिफरेंट कोडिंग और बिलिंग रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक टू द डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट। अब उस डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट के अंदर ठीक है रहते हुए उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हुए जो क्या कहते हैं जो चेंजेस की जा सकती हैं वो उसके या तो जो मेडिकल जो हमने क्लेम सबमिट किया है उसके अंदर डायग्नोसिस कोड या प्रोसीजर कोड्स के अंदर या कि जो वेरिफिकेशन चेंजेस की गई हैं, सो वो ये है कि की जा सकती हैं इसके अंदर, मीन्स कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन की जा सकती है या उसके अंदर रिडक्शन की जा सकती है। सो फाइनली इसका कंक्लूजन यही बनता है कि हाँ भी जो आप पार्टिसिपेशन करते हो इस तरह के प्रोजेक्ट्स के अंदर, सो उसमें ये है कि जो प्रोवाइडर की जो क्लेम्स होते हैं उसके अंदर या तो रिडक्शन कर दी जाती है उसके चार्जेस के अंदर, या ये है कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन की जाती है, एडजस्टमेंट की जाती है। ओके,
सो इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन होती है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स पार्टिसिपेटिंग इन प्री एंड डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स शुड इंश्योर दे आर फेमिलियर विद द प्रोजेक्ट्स गाइडलाइंस। सो जो भी इसके अंदर मीन्स ये कि पार्टिसिपेट करता है उनको पता होना चाहिए कि हाँ भी इसकी जो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स हैं एंड एनी स्पेसिफिक बिलिंग और कोडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं। इसके अंदर मीन्स किस किस तरीके से हम क्लेम्स बिल कर सकते हैं, किस किस तरीके से हम कोडिंग कर सकते हैं। It is also important for the providers to communicate with the payer or organization overseeing the demonstration project to understand how claims will be processed and reimbursed under the project's framework. So normally ये है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ भी इन प्रोवाइडर को भी इन्फॉर्म किया जाए कि हाँ भी उसको पता होना चाहिए कि हाँ भी क्या गाइडलाइंस हैं, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं जब इस प्रोजेक्ट को हम मीन्स के ऑप्ट करते हैं, इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। सो किस तरीके से इसके अंदर क्लेम सेंड किए जाते हैं या बिल्स किए जाते हैं। Okay, so if a claim is denied with CO 132 and the provider believes it was incorrectly adjusted or denied, वो देखे कि हाँ भी incorrectly उन्होंने adjust किया है या deny किया है, they may have resources to appeal the decision, वो फिर ये है कि उसके ऊपर अपील कर सकते हैं। Providers should follow the appeals process outlined by the payer or organization responsible for the demonstration project and provide any necessary documentation or information to the support their appeals. रीज़न ये होती है कि हाँ भी अगर वो है कि आप लोगों का जो इस प्रोवाइडर का जो कि पार्टिसिपेट कर रहा था इस प्रोग्राम के अंदर, जो कि मेडिकेयर या मेडिकेड मीन्स ये गवर्नमेंट की एजेंसीज ने ये स्टार्ट किया था, और उसके अंदर जो क्लेम डिनाया होता है तो फिर ये है कि उसके पास अपील का एक चांस होता है। देन प्रोवाइडर कैन सेंड द अपील्स टू डिफरेंट काइंड ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज। ओके, विद इन दैट फ्रेमवर्क ऑफ दैट प्लान, ठीक है, उस प्लान के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो पॉलिसीज हैं, उसको फॉलो करते हुए वो क्लेम के ऊपर अपील कर सकते हैं। उस अपील के अंदर डॉक्यूमेंटेशन लाजमी चाहिए होती है। जो भी मीन्स ये है कि रेंडरिंग प्रोवाइडर ने जो भी प्रोसीजर्स किए हैं, डायग्नोज किया है, उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे अपील्स के साथ अटैच करके सेंड करने चाहिए। Okay, so these were the 10 top denials. So if you guys have any kind of a questions, concerns or problems, you can let me know. और इसके अलावा भी अगर आप लोगों को किसी और किस्म का denial समझ नहीं आता, you can let me know. I will surely make a video on that one. Okay, so inshallah we'll meet in the next lecture. Till then, take care of yourself and of your family, and remember me in your kind prayers. Thank you so much for watching me again. Take care. Allah Hafiz.